हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल है अपने एम्प्लॉई के लिए। दैट मीन्स कि यदि आप कॉलेज में हो या आप किसी जॉब में कर रहे हो, तो वो कौन से ऐसी स्किल सेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं और हर एम्प्लॉयर यही चाहता है कि वो स्किल उसके एम्प्लॉई में हो। तो इसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से, करियर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बहुत ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इसमें आता है लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप स्किल एक ऐसी स्किल है जो कि एम्प्लॉयर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है और हर एम्प्लॉयर यही चाहता है कि जो एम्प्लॉय हो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, राइट? इसी के साथ साथ आप एक टीम को डेलीगेट कर सको, मैनेज कर सको और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, डिसीजन मेकिंग, डेलीगेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये लीडरशिप स्किल का पार्ट होता है। राइट। तो इसका आप ये समझ सकते हो कि अगर आप किसी टीम को मैनेज करोगे, टीम के आप लीडर हो, तो टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजोल्यूशन दे सकते हो, कैसे उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो। प्लस इसके साथ साथ आप उस टीम जो है, उस टीम को आपको मैनेज भी करना आना चाहिए और ये तभी आप कर सकते हो जब आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छा हो। तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे जो ये इम्प्रूव जो कैसे कर सकते हो इस लीडरशिप स्किल का। तो इसके लिए आपको लीडरशिप रोल में जाना होगा। दैट मीन्स कि आप जिस भी पोजीशन पे हो, अगर आप किसी कंपनी में हो या आप अपने कॉलेज में हो या अपने पर्सनल लाइफ में, आपको जो भी लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिली है, उसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो आप ये मत सोचो कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो इसमें आप स्किल में इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी सेम चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपको कोई इवेंट मैनेज करने की अपॉर्च्युनिटी मिले, जैसे घर में फंक्शंस होते हैं, राइट? कोई बर्थडे फंक्शन है, कोई शादी का फंक्शन है, तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा मैनेजमेंट करना होता है, अपनी लीडरशिप शो करना होता है। तो उसको भी एज़ ए चैलेंज लेकर के आप देखो और अपने जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करो। इसके साथ-साथ ही आप ये भी कर सकते हो कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोग्राम या मेंटरिंग प्रोग्राम, उसको भी आप जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे वो सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताएँगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है इसमें। पर वहाँ पर भी जो रियल सिचुएशंस हैं, सीखने के बाद जो रियल सिचुएशंस हैं, उन रियल सिचुएशंस में आपको ये करके दिखाना होगा, तभी ये जो स्किल है लीडरशिप स्किल, वो इम्प्रूव होगा। दूसरा जो स्किल सेट डिज़ायरेबल है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल है जो हर एम्प्लॉय में होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या-क्या होता है? एक तो है रिटन एंड वर्बल। तो रिटन में हम देखें तो जो नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर जो कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, वो होता है इंग्लिश। जो मेल्स होते हैं, वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। कि ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में ही होता है। पर इसके साथ-साथ आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में काम कर रहे हो, तो हिंदी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बट हो सकता है कि अगर आप डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हो, तो वहाँ पे एक डिफरेंट लैंग्वेज में जैसे तमिल, तेलुगु, डिपेंड करता है कि वो किस रीजन में आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पर वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? बट इंग्लिश नॉर्मली जो प्राइमरी लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का, वो इंग्लिश ही होता है प्रोफ़ेशनल में। इसके साथ-साथ जो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कम्युनिकेशन में, वो ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना एक्टिव लिसनर नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि जब आप जाते हो अपनी टीम के साथ बात करते हो, तो आप उनकी बातें ना सुन कर के अपनी ही बातें उनके ऊपर इम्पोज़ करते जाते हो। तो यू शुड बी एक्टिव लिसनर एज़ वेल, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ बोलना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना, तो दूसरों की बातें आप सुन भी सको, समझ भी सको और फिर उसके बाद आप अपनी बात कहो। तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। एक जो इसका एस्पेक्ट है वो है कोलैबोरेट विद अदर्स। तो किसी भी टीम में आप काम करते हो तो आपको अपनी टीम में तो करना ही है कम्युनिकेट, उसके साथ-साथ आपको डिफरेंट टीम के साथ, जो आपकी टीम के अलावा जो दूसरी टीम्स हैं, उसके साथ भी कोलैबोरेट करना है, उनके साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो ये सारी क्वालिटीज़ कम्युनिकेशन के अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात होती है कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि प्रैक्टिस इज़ द की। बिना प्रैक्टिस के आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप जानते भी होंगे कि क्या करना है, और यदि आप उस पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो चाहे वो रिटन हो, चाहे वो वर्बल हो, आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में भी, कॉलेज में हो तो कॉलेज लाइफ में, और प्रोफेशनली हो तो प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिस करते रहो। और प्रैक्टिस के साथ-साथ आप फीडबैक भी लेते रहो। तो आप फीडबैक कैसे ले सकते हो? तो हो सकता है अपने कुलीग से आप फीडबैक ना ले पाओ, लेकिन आपको फीडबैक लेना चाहिए अपने, आपके बॉसेस हैं तो आप उनसे भी सिंसियर फीडबैक ले सकते हो, अपने मेंटर से भी फीडबैक ले सकते हो। और फीडबैक के बाद जो आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको काम करना चाहिए, तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको आप इम्प्रूव करो। तो इस तरीके से आप इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद जो एक बहुत ही डिज़ायरेबल स्किल है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो आपने बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं उसका आपने डिस्क्रिप्शन देखा होगा, उसमें लिखा रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन एनालाइज द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन, एंड देन मेक आउट एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो ये एक जनरल बात है, पर जब भी किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई इश्यू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस पे आप वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको यही चीज़ें करनी पड़ेगी कि आइडेंटिफाई कर लो कि क्या प्रॉब्लम है, और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन को आप गैदर करो और फिर एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन ले करके आओ। तो इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो क्रिटिकल जो थिंकिंग है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इश्यू पे आप कई एंगल से, मतलब हमेशा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक क्रिटिकल थिंकिंग उसमें लेकर के आओ। क्रिटिकली उस बात को सोचो, और फिर देखो कि अलग-अलग सिचुएशंस में आप क्या-क्या सॉल्यूशन दे सकते हो। तो कोई एक प्रॉब्लम ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन में उसका सॉल्यूशन देखो। डिफरेंट अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्रिटिकली एनालाइज़ करके उसमें देखो, और फिर देखो कि कौन-सा बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि कई बार प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है कि ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स इंटू स्मॉलर पार्ट्स। तो बेसिकली एक बड़ी प्रॉब्लम को आपने छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपका काम क्या हो गया कि जो एक पार्ट है, एक जो छोटा पार्ट है, आप उसी को फ़ोकस करके उसके सॉल्यूशन पे आओ। तो जब आप ऐसे छोटे-छोटे पार्ट्स के सॉल्यूशन करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी एक अप्रोच है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद एक जो तीसरी चीज़ है, कई बार लोग हिचकिचाते हैं यहाँ पे कि अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम उससे बड़ी भी हो सकती है, उससे कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो उससे बड़े प्रॉब्लम को एज़ ए चैलेंज आप एक्सेप्ट करो, राइट? क्योंकि एक लेवल पर तो आप आ चुके हो, बट उससे आपको आगे जाना है। तो उससे बड़ा चैलेंज, उससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप लो, और फिर उस पे आप वर्क करना शुरू करो। तो जब आप ये करोगे, तो आप देखोगे धीरे-धीरे जो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। इसके बाद जो स्किल बहुत डिज़ायरेबल है, वो है टेक्निकल स्किल। तो यदि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, या ऐसी कंपनी में जॉब करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो कि टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो वहाँ पे टेक्निकल स्किल का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, और ये तो बेसिकली एक प्री रिक्विजिट है किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी में ही जा रहे हो, तो वो तो एक सिचुएशन हो गई। या तो ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंपनी में नहीं जा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर करियर, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है। ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, दोनों ही सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रोग्रामिंग, तो यदि आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी में जा रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर की फील्ड में अगर ये आप जा रहे हो, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निकल स्किल हैं जो आपके पास होना चाहिए। तो ये तो आपको करना ही करना है, और किस तरीके से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, राइट? पर अगर आप ऐसा नहीं भी है कि आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी में जा रहे हो, तो भी आपको टेक्नोलॉजी के साथ तो अपडेट रहना ही रहना है। अब इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपने कोई चीज़ सीख ली, इसका मतलब ये नहीं कि उसके आगे आप उसमें अपडेट नहीं करोगे।
तो टेक्नोलॉजी में क्या करना पड़ता है, यू हैव टू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो चैटबॉट्स हैं वो सब आ गए हैं। तो कैसे ये आपकी जो इंडस्ट्री है उसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो सब आपको जानते रहना चाहिए। और यदि आप टेक्नोलॉजी के ही फील्ड में हो तो आपको ये भी जानना चाहिए कि सारी टेक्नोलॉजीज कैसे आ रही हैं, उसके अंदर का सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास होना चाहिए, राइट। सो दैट मीन्स कि आपको अप टू डेट रहना है। दूसरा ये है कि ट्रेनिंग आप लेते रहो कि नई टेक्नोलॉजीज में चेंज आ रहे हैं, नए स्किल्स आ रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग के थ्रू नए जो स्किल्स हैं उसको आप एक्वायर करते रहो, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो है प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहो। जैसे यदि आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो है ही है, कॉलेज का प्रोजेक्ट, प्लस इसके अलावा जो और भी कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं किसी दूसरे कॉलेज का हो, या जो ओपन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करो, सो दैट कि आपकी जो टेक्निकल स्किल है वो अपडेट होती रहे। अब इसके बाद जो एक स्किल जो डिज़ायरेबल है वो है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हालांकि ये ऐसी स्किल नहीं है कि जिसके बात हो सकता है एम्प्लॉयर आपसे डायरेक्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन चाहता है अपने एम्प्लॉयज़ में, सो दैट कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सके और वो ग्रो कर सके, राइट। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली यू शुड बी एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यू शुड बी एबल टू गेट न्यू आइडियाज़। तो ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखो होता क्या है कि कंपनियों में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके जो सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं वो सॉल्यूशंस फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होते, यानी उनसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे ये आशा की जाती है कि वो एक नया एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे कि सो दैट कि वो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो। तो ये तभी हो सकता है कि जो एक ढर्रे पे चल रहा था, है ना, उसके अलावा, उस ढर्रे के अलावा, दैट मीन्स कि आउटसाइड द बॉक्स आप सोच करके और कोई नया आइडिया लेकर के आओ, कोई नया सॉल्यूशन लेकर के आओ। तो इसीलिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप ये कैसे कर सकते हो, इस स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो ये कर सकते हो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिया जनरेशन से। आपने देखा होगा कि यदि आप किसी टीम के मैनेजर हो, राइट, तो वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन चलते रहते हैं। इसका पर्पस यही होता है कि जो नए आइडियाज़ हैं उसको जनरेट कर सकें और फिर उस पर हम वर्क कर सकें। और यदि आप कॉलेज में हो तो यहाँ पर भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन बना सकते हो। आई मीन रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कर सकते हो। और आपका जो अपना सब्जेक्ट ही है उसी सब्जेक्ट पर ही आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, या आपका जो कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। तो इसको एक आदत डालो और आप देखोगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपके जो नए आइडियाज़ हैं वो जनरेट होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको जो फीडबैक मिल रहा है, राइट, किसी से भी, चाहे वो मेंटर से मिल रहा हो चाहे अपने फ्रेंड से ही मिल रहा हो, उस फीडबैक पर भी काम करना है। और आप बेसिकली अपना शेयर करोगे, आप जो अपना शेयर करोगे आइडिया, तो ये मत सोचो कि आइडिया बहुत ही अजीब है और लोग क्या कहेंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, बट हो सकता है कि वो आइडिया लोगों को, काफ़ी लोगों को पसंद आए, और ये भी हो सकता है कि वो पसंद ना आए। मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको लगे कि आपने बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा, राइट, और लोगों ने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, तो उसको भी एक्सेप्ट करो। तो जब आप ये कर पाओगे तभी उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आप और भी ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे काम कर पाओगे। इसके बाद जो एक स्किल डिज़ायरेबल है वो है एडाप्टेबिलिटी। तो एडाप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली, बी फ्लेक्सिबल एंड एम्ब्रेस चेंज। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि उसके एम्प्लॉय के अंदर हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते रहते हैं, तो आपको एडाप्टेबल होना चाहिए कि जो चेंज है उसको एक्सेप्ट तो करो ही करो और उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड भी कर लो अपने आप को। कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी चेंज होते हैं, अभी किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के प्रोजेक्ट थे, अभी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ गए, तो वहाँ पर भी आपको चेंज के लिए एडाप्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जॉब आप करने जाते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो जॉब हो आपको अपने टाउन में ही अवेलेबल हो सकता है वो दूसरे सिटी में, दूसरे पार्ट्स में, कंट्री के दूसरे पार्ट्स में आपको जाना पड़े, तो वहाँ पे फूड हैबिट्स डिफरेंट हो सकती हैं, वहाँ पे कल्चर डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारा चेंज के लिए आपको एडाप्टेबल होना चाहिए, तो इसीलिए एडाप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं,
तो जैसे मैंने बताया कि आपको नई स्किल तो हमेशा सीखनी चाहिए। लर्न नई स्किल, टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि न्यू स्किल यदि आप नहीं सीखोगे तो जो नई स्किल पे बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कंपनियों में, मतलब जो आप ही के कंपनी में जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिसके लिए नई टाइप की स्किल चाहिए, तो वो आप उस प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाओगे, और ये नहीं कर पाओगे तो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दी जाएगी। तो नई स्किल को भी सीखते रहना है, और जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाए, राइट, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि आप अपने आप को कंपनी में ग्रो कर सको। अच्छा, यहाँ पे एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोगों को जब क्रिटिसिज्म मिलता है तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, बट यू शुड बी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को ऐसे समझो कि हो सकता है कि आपने बहुत करने की कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन आपको लोगों ने बताया कि नहीं, आप नहीं कर पाए हो, आपके अंदर ये कमियां हैं। दैट मीन्स कि आपके जो मेंटर्स हैं, या आपके इवन बॉसेज हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी बता रहे हैं कि देखो ये इन चीज़ों पे तुम्हें काम करना है, और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो, आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि जो ये सारी जो सिचुएशन है एडाप्टेबल एडाप्टेबल होने की, वो तो आपको अपने अंदर लाना ही लाना है। ये तो जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें जो इसको करने से रोक रही हैं, उन सारी चीज़ों को आपको हटाना होगा, और इसके लिए वो जो क्रिटिसिज्म है, राइट, उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना है। इसके बाद जो एक डिज़ायरेबल स्किल है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने को समझते रहो, दैट मीन्स कि अपने इमोशंस को भी समझते रहो, और जो दूसरे हैं उनके इमोशंस को भी समझते रहो। और यदि आप ऐसा कर पाओगे तभी जो एक रिलेशनशिप है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो किस तरह की चीज़ें इसके अंदर आपके अंदर होनी चाहिए? तो जैसे आपने सुना होगा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों को समझना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना, दूसरों के सिचुएशन को समझना, राइट? तो एम्पैथी आपके अंदर होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, ये तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने को समझते रहो। अपने को समझने का मतलब क्या है कि सिर्फ़ ये नहीं कि कौन सी स्किल आपको आती हैं, वो तो टेक्निकल पार्ट हो गया, बट इसके अलावा कि आप किस तरह के पर्सन हो, आप इमोशनली कैसे हो, आपके अंदर इमोशंस कितने हैं, और अपने अंदर की जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, उसको जानते रहो, राइट? तो ये है सेल्फ अवेयरनेस। और जब आप अपने को जानोगे और दूसरों को जानोगे, तभी आप क्या कर पाओगे कि जो रिलेशनशिप है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है कि अननोइंगली आप किसी दूसरे को हर्ट कर दो, राइट? आपने कुछ बोला और उसका मीनिंग उसने कुछ और निकाल लिया। तो ये आपको समझते रहना पड़ेगा कि जो सामने वाला है वो पर्सन कैसा है, और किस तरह की चीज़ें आप उसको बोलो ताकि वो उसका क्या मीनिंग ना निकाल ले। ये तभी पॉसिबल है, राइट? तो इसीलिए दूसरों को समझना भी ज़रूरी है, और इस तरीके से आप अपने एक जो रिलेशनशिप है उसको हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हो। अब इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आपको क्या करना है कि पुट योरसेल्फ इन अदर शूज एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। तो कई बार जो आर्गुमेंट्स हो जाते हैं कंपनीज में, राइट, वो ये होता है कि हर आदमी अपनी ही बात कहता रहता है और दूसरे की बात वो सुनता ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि वो अपनी जगह तो सही है, लेकिन जो दूसरा है उसके पर्सपेक्टिव से वो नहीं सोचता है। तो आपको क्या करना है कि उसके पुट इसको बोलते हैं पुट योरसेल्फ इन अदर शूज। तो उसके जगह पे अपने आप को रखो और देखो कि उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है। यदि आप करोगे, ये शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट यदि आप ये करना शुरू करोगे तो आप दूसरे के भी जो पर्सपेक्टिव है वो समझ पाओगे, और फिर एक अच्छा सॉल्यूशन पे आप आ पाओगे, राइट? और इसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जो आपका कनेक्शन हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाना है, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए आपका क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसी भी तरह का यदि कुछ कन्फ्यूज़न है उसको दूर करते रहो, राइट? तो इस तरीके से आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके साथ साथ जो एक डिज़ायरेबल स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही डिज़ायरेबल स्किल है, और ये ना सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए, दैट मीन्स कि ना सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉई में, बल्कि ये तो एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सन भी आपके अंदर होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कंपनियों की हम बात करें तो वहाँ पे जब आप कंपनियों को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि आपको डिफरेंट टास्क दे दिए जाते हैं, और उनकी डेडलाइंस भी होती हैं। तो डिफरेंट टास्क आप एक बार में बहुत सारा टास्क तो एक साथ नहीं कर सकते।
तो आपको अपने टास्क को क्या करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा, कौन सा पहले करें कौन सा बात करें, वो डिपेंड करेगा कि आपकी डेडलाइन क्या है। तो यदि इसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है तो इसका मतलब यही है कि पहले आपने ये नहीं किया है। तो पहले हो सकता है आपने जॉब में ये ना किया हो या पहले अपने स्टडी में आपने ना किया हो। तो इसको करने का तरीका यही है, दैट मीन्स कि अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने का तरीका कि आप एक प्लान बना करके और फिर काम करो। तो यदि आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी का भी एक प्लान होना चाहिए। और स्टडी में फॉर एग्जांपल यदि आप कॉलेज में हो तो कॉलेज की भी स्टडी है, उसके भी एग्जाम है, उसके अलावा भी आप कोई और स्किल हो सकता है सीख रहे हो तो उसका भी है। तो ओवरऑल आपके पास एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान में क्या होना चाहिए, एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि पहले कौन सी चीज़ करनी है, बाद में कौन सी चीज़ करनी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो प्लान बना के की जाती है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे लोग प्लान तो बनाते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते, राइट। तो आपको प्लान बनाना है, उसको फॉलो करना है, और जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक इनकलकेट हो जाएगा और ये चीज़ फिर आपके पास हमेशा रहेगी, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सी जो डिज़ायरेबल स्किल्स हैं वो आजकल डिमांड में है और हमेशा से ही डिमांड में रहती है और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू each of the student, and thank you very much and best of luck.